लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ये क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 लाइफ प्रोसेस के वीडियो का 4th पार्ट है। इसके पहले की 3 वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये सारे पोर्शंस को पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे प्रोसेसेस को प्लांट्स में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे वो रेस्पायर करते हैं एंड लास्ट में एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होता है। People believed for a very long time that life processes that occurred in animals do not occur in plants। यानी कि पहले के लोगों को ऐसा लगता था कि जो एनिमल्स में सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वैसा कुछ भी सिस्टम प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं है। देयर नोशन वॉज प्लांट ग्रू सोलिली ऑन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। उन लोगों को ऐसा लगता था कि प्लांट्स जो हैं वो पूरे के पूरे सॉइल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने ग्रोथ के लिए, उसी सॉइल से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दिस वॉज इवन बिलीफ ऑफ पीपल लाइक एरिस्टोटल नियर 2000 ईयर्स एगो। यानी कि एरिस्टोटल जैसे जो ग्रेट पीपल्स थे उस टाइम में, उन लोगों को भी ऐसा लगता था कि यही सारा चीज़ जो है वो करेक्ट है। लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स स्टार्टेड बीइंग स्टडीड एक्सटेंसिवली अराउंड 400 ईयर्स बैक। यानी कि 400 ईयर्स पहले लाइफ प्रोसेस जो है प्लांट में उनको पढ़ने का ट्राई किया गया। अब ये ट्राई किया था एक नेचुरलिस्ट ने जिनका नेम है वॉन हेल्महोल्ट्ज। इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स हैं उसमें न्यूट्रिशन का जो रोल है उसको स्टडी करने के लिए 17th सेंचुरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने 2 केजी का एक विलो प्लांट लिया और उसको पॉट में प्लेस कर दिया। उसके बाद जब वो पॉट में उस प्लांट को लगाए थे उस वक्त सॉइल को वो वे किए थे। इसके बाद वो उसमें जो भी उनको ऐड ऐड करना होगा वो सारा कुछ, जैसे वो जो भी उनको डालना था वो सारा वो उस सॉइल में डाले एंड उसके बाद उस पॉट को वो कवर कर देते हैं एक आयरन प्लेट से। इस तरीके से कवर करते हैं ताकि उस सॉइल में कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो बाहर से ऐड ना हो पाए। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर दिए सारे एडिशन को उस पॉट के अंदर। और उसके बाद वो पॉट को सिर्फ पानी देते थे और रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स्ड क्वांटिटी में वो हमेशा उस प्लांट को सिर्फ पानी देते रहते थे। और इस एक्सपेरिमेंट को वो पूरे 5 ईयर्स तक कंटिन्यू किए। यानी कि वो पूरे 5 ईयर्स तक सिर्फ उस एक प्लांट को नोटिस कर रहे थे कि उसमें किस टाइप से ग्रोथ आ रहा है सिर्फ वाटरिंग से। देखो, इससे एक चीज़ ये समझ में आता है कि जो पहले के साइंटिस्ट होते थे वो बहुत पेशेंटली सारी डिस्कवरीज़ को करते थे। और हम लोग जब उनकी डिस्कवरीज़ को पढ़ते हैं एंड उसको याद करना पड़ता है तो फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे यार, ये लोग क्यों ये सारा कुछ डिस्कवर करके गए जिनकी वजह से हम लोग को ये सब पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ तक कम से कम उनका ये जो मेहनत है कि उन्होंने 5 ईयर्स उसके ऊपर अपना एक्सपेंड किया है, अपनी लाइफ का पूरा 5 ईयर, और उसके बाद जा कर के कोई एक कंक्लूजन दिए हैं ताकि आगे के लोगों को कुछ न्यू जानने के लिए मिले। तो उसके लिए तो इतना जब वो कंट्रीब्यूट किए तो हम लोग थोड़ा पढ़ तो सकते ही हैं उसके बारे में। तो जब उन्होंने प्लांट को वे किया 5 ईयर्स के बाद, तो उसका जो वे है ना, वो उसका जो वेट था वो ऑलमोस्ट 30 टाइम्स जो है वो बढ़ गया था। लेकिन जो सॉइल है उसका वेट 50 ग्राम्स तक डिक्रीज़ हुआ था। अब यहाँ देखो, एक चीज़ जो 35 टाइम्स तक इंक्रीज़ हो गया और दूसरा चीज़ सिर्फ 50 ग्राम रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब क्या था कि वो जो प्लांट था उसको ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स सॉइल से नहीं मिल रहे थे बल्कि वाटर से मिल रहे थे, क्योंकि वाटर था जो वो 5 ईयर्स से रेगुलरली उसमें डाल रहे थे, ना कि सॉइल। सॉइल तो वही था जो एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में वो लिए। अब उन्होंने एक चीज़ तो ब्रेक कर दिया, एक चीज़ तो लोगों को समझा दिया कि जो वाटर है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। अब हेल्महोल्ट्ज ने एयर के रोल को भी स्टडी किया अपने एक्सपेरिमेंट में। एयर के भी रोल को वो स्टडी किए, क्योंकि सॉइल तो वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे लेकिन वाटर वो दे रहे थे और एयर भी उसको मिल रहा था, तो उसको वो स्टडी किए। तो एक्चुअली स्टडीज़ ऑन कंपोजिशन ऑफ एयर एंड गैसेस प्रेजेंट इन इट हैड जस्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम। उसी के टाइम से ही, सॉरी, उन्हीं के टाइम से ही एयर और गैसेस के बारे में वहाँ पे प्लांट में जो रोल है वो स्टार्ट हुआ था। तो अराउंड दूसरे सेंचुरी में ही, जस्ट जैसे ये तो 17th सेंचुरी में कर रहे थे, तो उसके नेक्स्ट में गैसेस का जो रोल है वो स्टैब्लिश हुआ। अब ये स्टैब्लिश किया है जोसेफ प्रिस्टली ने। यहाँ पे उनका भी इमेज दिया हुआ है जोसेफ प्रिस्टली का। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट्स वो कंडक्ट कर रहे थे लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रोसेसेस सारे को, एयर पे वो कैसे डिपेंडेंट है उन सब चीज़ों को लेकर के। तो प्लांट्स और एनिमल्स में एयर का कैसे अफेक्ट पड़ता है उस चीज़ को उन्होंने स्टडी किया। उसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है फिगर 11 में। इस फिगर में उन्होंने एक बार एक सेटअप ऐसे जैसा दिख रहा है ना, ABCD, एग्जैक्ट वैसा ही सेटअप हम लोग रखेंगे। सेटअप ए में उन्होंने एक कैंडल को लाइट किया और उसके बाद एक ग्लास बेल जार से उसको कवर कर दिए हैं। तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो जो कैंडल था वो बर्न होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट वाले केस में सेम वही कैंडल वो रखे हैं और उसके बाद अब यहाँ पे एक प्लांट भी प्लेस कर दिए हैं। अब इस टाइम पे ये जो कैंडल है वो कंटिन्यूसली बर्न होता रहता है। थर्ड वाले में वो एक रैट को रखे थे बेल जार के अंदर
तो फिर रैट जो है वो कुछ टाइम के बाद में डाई हो जाता है। और वहीं पे यहाँ पे जब वो रैट को रखे हैं डी वाले बेल जार में और वहाँ एक प्लांट को भी रख दिए हैं, तो रैट जो है वो सर्वाइव कर गया। यानी कि कैंडल जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, रैट जो है वो लिविंग थिंग है। कैंडल में क्या हो रहा था, यहाँ पे कंबशन हो रहा था और ये जो रैट है वो क्या कर रहा था, रिस्पायर कर रहा था। दोनों ही प्रोसेसेस के लिए क्या कोई एक चीज़ ऐसा था जो कि रिक्वायर्ड था और वो रिक्वायरमेंट प्लांट जो है वो फुलफिल कर रहा है। तो प्रिस्ली ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किए अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो वो क्या कंक्लूड किए कि जो प्लांट है वो एक्चुअल में एयर को क्या करता है, रीस्टोर करता है। क्योंकि कंबशन के लिए भी एयर का रिक्वायरमेंट है और रेस्पिरेशन के लिए भी एयर का रिक्वायरमेंट है। जहाँ प्लांट एब्सेंट था वहाँ पे ये दोनों प्रोसेस स्टॉप हो गए थे, लेकिन जहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है वहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहा। इसीलिए प्लांट क्या करता है, रीस्टोर करता है एयर को। और बहुत टाइम के बाद उनके ऑब्जर्वेशन से वो ये जो एयर है उसको नेम दिए ऑक्सीजन। और अब लोगों को पता चला कि जब तक प्लांट्स रहेंगे तब तक जो है ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता रहेगा एनिमल्स को भी सर्वाइवल के लिए एंड दूसरे प्रोसेसेस को भी जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो ये है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते कैसे हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में साथ में एनर्जी भी रिलीज करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिवर्स में हम लोग रिएक्ट करा दें ताकि वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज बना ले। तो इस प्रोसेस के ऊपर वो लोग कंटिन्यू स्टडी करते गए। देखो, ऑक्सीजन और ग्लूकोज एक साथ मिक्स होकर के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहे हैं, ये प्रोसेस हम लोग को पता है, ये रेस्पिरेशन है। इसी रेस्पिरेशन को अब वो रिवर्स कराने जा रहे हैं। अब वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम, डे एंड नाइट कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस होता रहता है जिसको रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा सिंपल प्रोसेस भी है जो कि सिर्फ दिन के वक्त होता है। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो इवेंचुअली एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब देखो, एनर्जी पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बन रहा था, साथ में एनर्जी रिलीज हो रहा था। तो यही दोनों चीज़ को जब हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं प्रोसेस को रिवर्स कराने में, तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है वो अब क्या होगा, इसमें कंज़्यूम होगा। तो ये सारा इन साइंटिस्ट का जो है वो ऑब्जर्वेशन आया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं ये लोग कि जे इंगेनहोज़ ये एक साइंटिस्ट है जो कि 18th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। उनमें से एक एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, एक्टिविटी नंबर 8। यहाँ पे सेटअप दिख रहा है हम लोग को। रिक्वायरमेंट्स है 2 बीकर, 2 फनल, 2 टेस्ट ट्यूब, एक हाइड्रिला प्लांट है, ये जो इसके अंदर हम रखे हैं ना वो प्लांट है हाइड्रिला। एंड उसके बाद में ब्लैक पेपर और क्लॉथ और बकेट फुल ऑफ वाटर, इंसेंस स्टिक, मैच बॉक्स। अब जैसा यहाँ पे अरेंजमेंट है एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग को पूरा अरेंज करना है। क्या किए, यहाँ पे जो बीकर लिए थे उस बीकर में पूरा पानी भर देंगे, वाटर से उसको कंप्लीटली फिल कर देंगे इस बीकर को। एंड उसके बाद यहाँ पे हाइड्रिला प्लांट प्लेस किए हैं, इसके ऊपर एक फनल को इन्वर्ट करके रखे हैं। जब स्टार्टिंग में ये फनल रखे हैं तो ऐसा रखना है ना कि पूरे एज तक, यहाँ तक पूरा जो है वाटर उसमें फिल्ड रहे। देखो, ये फनल यहाँ तक है, उस फनल के ऊपर यहाँ से अब ये टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब भी पूरा वाटर से कवर्ड रहे और ये बीकर भी पूरा वाटर से कवर्ड रहे, ये फनल भी पूरा कवर्ड रहे। इस तरीके से हम लोग को पूरा उसमें वाटर जो है वो फिल करना है। ये सेटअप है। अब इस सेटअप को 3 से 4 आवर्स तक वैसे ही छोड़ देना है और ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब ये जो प्लांट है वो कंटिन्यूअसली बबल्स कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और वो बबल जो है वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर आकर के कलेक्ट हो रहा है। ये ऊपर इसीलिए कलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये तो एयर है और एयर जो है वो तो वाटर से लाइट होता है और जो लाइट है वो ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर आकर के कलेक्ट होते जाता है, यानी कि 3 टू 4 आवर्स के बाद जो टेस्ट ट्यूब पूरा फिल था वाटर से, वहाँ पे गैप बन जाता है। अब आपको इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से उठाना है और निकालना है बाहर और उसके माउथ को अपने थंब से पकड़ के रखना है ताकि उसमें जो एयर है वो एस्केप ना हो। और अब तुरंत एक जलता हुआ इंसेंस स्टिक इसके पास इंसर्ट कर देना है। जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो ये जो इंसेंस स्टिक है पूछ रहा है स्टार्ट बर्निंग मोर ब्राइटली, क्या वो और तेज़ी से जलने लगता है? तो येस, वो और ब्राइटली वहाँ पे जलने लगेगा। सेकंड, व्हिच गैस डू यू थिंक वाज़ कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब? अब तुम्हारे हिसाब से कौन-सा गैस वहाँ कलेक्ट हुआ? तो ऑब्वियसली वो कौन-सा गैस है? ऑक्सीजन। और नेक्स्ट जो है उसको हम लोग को रिमेंबर, देखो वो कैसे याद कर सकते हैं कि हम लोग पहले भी इंसेंस स्टिक या फिर बर्निंग स्प्लिंटर वाला एक्सपेरिमेंट किए हैं। जब हम लोग किसी भी जलती हुई चीज़ को ऑक्सीजन के पास में लेकर के जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा विगोरसली बर्न होने लगता है। तो वहीं से हम लोग को पता चलेगा कि हाँ, ये जो गैस है वो क्या है? ऑक्सीजन है। और सेटअप ए और बी में कौन से वाले सेटअप में गैस जो है वो ज़्यादा कलेक्ट हुआ? अच्छा हाँ, यहाँ पे ये जो सेटअप था ये सेटअप ए था। सेटअप बी में आपको सेम इसी एक्सपेरिमेंट को करना है, ब्लैक वाला जो हम लोग क्लॉथ लिए थे ना उससे कवर करके। अब उस वाले केस में ऑक्सीजन जो है वो कम बना और इस वाले केस में ज़्यादा बना।
ये सारा आया था इन लोग का ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उनको क्या पता चला कि ये जो सनलाइट है ना, वो नेसेसरी होता है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए। ये इंगेन हाउस का वो रिज़ल्ट था, वो जो एक्टिविटी किए थे उसका कंक्लूजन था। इस एक्टिविटी का जो कंक्लूजन है अगर उसको थोड़ा-सा और इलैबोरेट करें तो समझ में आएगा कि जो सनलाइट है उसमें एनर्जी प्रेज़ेंट होता है और ये एनर्जी का यूज़ करके प्लांट्स जो हैं, वो सिंपल कंपाउंड्स को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि पाइरूवेट, ग्लूकोज, स्टार्च एक्सेट्रा। और ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के साथ साथ वो लोग ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। अब साइंटिस्ट जो है वो देखे कि इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंथेसिस हो रहा है। इसलिए जो भी ये जो प्रोसेस है इसका जब नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे सिंथेसिस वर्ड को यूज़ किया जाएगा। साथ ही में ये जो प्रोसेस है वो लाइट पे डिपेंडेंट था, इसलिए साइंटिस्ट इस प्रोसेस को नेम देते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि नेचर में हो रहा होता है। ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स है और नेचर में जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है। सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। जो फूड हम लोग मेनली इनटेक करते हैं वो सारा कार्बन कंपाउंड ही होता है और वो सारा कुछ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम प्रोड्यूस होने वाला मेजर कार्बन कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज है और ये जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में ही स्टोर हो जाता है। अब देखो, वाटर गिव्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन वेयर डज कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स कम फ्रॉम। यानी कि जो वाटर था वो वाटर जो है वो ऑक्सीजन तो दे दिया और हाइड्रोजन भी दे दिया, लेकिन कार्बन कंपाउंड्स बनने के लिए ये जो कार्बन का रिक्वायरमेंट है, अब वो कहाँ से आता है? तो अब साइंटिस्ट स्टडी करेंगे इसके बारे में। अब इस क्वेश्चन का आंसर 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी के बिगनिंग टाइम हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला। साइंटिस्ट could state that a combination of number of carbon and water molecule from carbon compounds and the source of carbon is the gas कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ये जो कार्बन है उसका सोर्स जो है वो एक गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्योंकि अब इतना सारा डिस्कवरी हो ही चुका है तो उसके अकॉर्डिंग वो एक फ़ॉर्मूला जो है वो बनाते हैं, जहाँ पे वो n रख देते हैं इन कंपाउंड्स के आगे, n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और n नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग 6 पुट कर दें तो इसका क्या आंसर आएगा? 6 पुट करने के बाद यही इक्वेशन जो है वो ऐसे फॉर्म हो जाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 H2O। इससे क्या फॉर्म हो रहा है? 6 मतलब नंबर ऑफ H2O जो है वो 6 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन भी 6 और साथ में यहाँ पे वाटर फिर से रिलीज़ हो रहा है 6। जब वैल्यू पुट किए हैं 6 उस केस में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन था जस्ट उसी का ही अपोज़िट जो है वो ये इक्वेशन हो गया। कार्बन कंपाउंड्स एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस। और वहीं पे यही दोनों कंपाउंड जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस में क्या है? प्रोडक्ट हैं। और वही चीज़ जो है वो रेस्पिरेशन में क्या रहता है? रिएक्टेंट के फॉर्म में रहता है। और एक चीज़, फर्स्ट वाला जो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उसमें लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वहीं रेस्पिरेशन में ये केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जो कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में बन रहा है। अब एनर्जी जो है वो सारे लाइफ प्रोसेस को रन करने के लिए यूटिलाइज़ होता है। नाउ वी नो दैट रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ लिविंग बॉडी। लेकिन क्या फोटोसिंथेसिस भी सारे सेल्स में होता है? प्लांट्स के सारे सेल्स में होता है? तो 19th सेंचुरी में एक रिसर्च कंडक्ट कराया गया जिसमें पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल में होता है जिसको कि क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद में 20th सेंचुरी में क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और वहाँ से पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन साइट्स जो हैं वो रहते हैं और इन्हीं रिएक्शन साइट्स में सारे जो रिएक्शंस हैं वो कंडक्ट होते हैं। साइंटिस्ट यूज़ स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग टेक्निक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करा करते हैं तो वहाँ पे स्टेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है। बहुत ही पतले-पतले स्लाइड्स बनाए जाते हैं एंड उन उसके बाद उनको स्टेन किया जाता है तभी जा कर के वो सब माइक्रोस्कोप में क्लियरली विज़िबल होते हैं। तो इन्हीं स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू वो लोग जो स्लाइड्स बनाते थे, वहाँ पे ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन का प्रोसीजर पूरा स्टडी करने के लिए वो काम आता था। नाउ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो जस्ट यहाँ पे जितना यूज़ करते हैं उसका जस्ट हाफ जो है वो इक्वेशन में आगे आगे वापस से निकल के आता है। तो एक्टिविटी 9 एक यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे रियोलीफ जो है वो या फिर एल्गी बोल सकते हो, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया गया। उसका एक बहुत ही पतला सा स्लाइड बनाए और उसके बाद उसमें स्टेनिंग किए एंड फिर उसको क्या किए? ऑब्जर्व किए हैं माइक्रोस्कोप में।
जब उसको मैग्नीफाई करेंगे तो हायर मैग्नीफिकेशन के बाद पता चलता है कि इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है रियो लीव्स में। अब ये स्ट्रक्चर हम लोग अगर देख पा रहे हो, समझ आ रहा होगा, तो ये पूरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ये गार्ड सेल्स हैं, ये उसका स्टोमेटल पोर है यहाँ पे जो दिया है, और ये पोर जो है वो स्लाइटली यहाँ पे ओपन है। अब इस पोर के पास में आप देखोगे इसका सराउंडिंग का जो एरिया है वहाँ पे ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इन्हीं ग्रीन स्ट्रक्चर्स को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट का एक डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्लोरोप्लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि इसका फर्स्ट थिंग तो ये कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका जो साइज़ होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट डबल होता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं मेम्ब्रेन को यहाँ से कट ओपन किया है तो अंदर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये छोटे-छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको कि ग्रेना बोलते हैं। अब ये जो ग्रेना है वो पूरा एक साथ मिक्स होकर के जो ये एक सैक का ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहा है इसको हम लोग थैलाकोइड बोलते हैं। इसके आसपास के एरिया में पूरा यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड को स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो स्ट्रोमा है यहीं पे ही सारे कार्बन कंपाउंड जो हैं उनका सिंथेसिस होता है। द रिएक्शंस that lead to synthesis of carbon compound occur in stroma and does not require presence of light। इसको यहाँ पे लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड के अलावा अदर कार्बन कंपाउंड जो है वो भी क्लोरोप्लास्ट में ही सिंथेसाइज होते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका इम्यून सिस्टम जो होता है प्लांट्स का उसमें बहुत ही ग्रेट रोल रहता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, वैसे ही प्लांट्स के लिए जो इम्यून सिस्टम है वो ये क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अब हम लोग को पता है कि जितने भी लाइफ प्रोसेस है उसमें जो भी सारा प्रोडक्ट बना है वो सब जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे बॉडी में, और उस सब के लिए एक बहुत ही इलैबोरेट सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिस जो ट्यूब्स और फ्लूइड से मिलकर के बना हुआ होता है। मतलब ये जो ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है और यही जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सेम वैसे ही प्लांट्स में भी एक इलैबोरेट सिस्टम प्रेजेंट होता है ट्यूब्स का, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंडक्ट होता है। अब ये जो ट्यूब्स हैं यहाँ जो प्लांट्स में प्रेजेंट है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इसको हम लोग वेस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं, जिसके एग्जांपल में जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। ये जो है जाइलम और फ्लोएम उन सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट प्रेजेंट रहता है, मतलब डिफरेंट प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंट अरेंजमेंट रहता है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, वेस्क्यूलर टिश्यू स्कैटर्ड इन मोनोकोटिलेडोनस फ्लावरिंग प्लांट। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों का ही फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो वेस्कुलर सिस्टम है वो जब हम लोग रूट्स में देखेंगे तो वो रूट्स में कहाँ पे रहता है, सेंटर में प्रेजेंट रहता है। यहाँ दिख रहा है रूट्स में सेंटर में प्रेजेंट है वेस्कुलर टिश्यू, लेकिन जब हम लोग स्टेम की बात करेंगे तो वहाँ पेरीफेरी में प्रेजेंट रहता है। और ये जो पूरा वेस्कुलर सिस्टम है वो कंसंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रहता है। डाइकोटिलेडोनस जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सब में ये आपको दिख रहा होगा कंसंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में यहाँ साइड साइड में पूरा प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लोग मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, यहाँ ये वाले और ये वाले की बात हो रही है, चाहे वो जैसे पेरीफेरी में है ना, यहाँ स्टेम में पेरीफेरी में है तो यहाँ पे आपको कंसंट्रिक सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। रूट में सेंटर में है तो यहाँ पे भी कंसंट्रिक सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन मोनोकॉट्स में यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो वो पूरा का पूरा स्कैटर्ड रहता है। चाहे स्टेम की बात करें तो भी स्कैटर्ड है पूरे एरिया में, और अगर रूट की बात करोगे तो भी स्कैटर्ड है पूरे एरिया में। अपार्ट फ्रॉम स्टेम एंड रूट, वेस्कुलर टिश्यू ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स लाइक फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। यानी कि शूट और स्टेम और रूट के अलावा वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो फ्लावर्स में, लीव्स में और फ्रूट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। और सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट और नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जाइलम कहाँ कंडक्ट करा रहा है, रूट से लेकर के प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम का वो बहुत सारे तरीक़ों से होगा। वो क्या करेगा कि जो सॉइल होता है उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो ज़्यादा है, और जो रूट सेल्स हैं वहाँ पे वाटर का कंटेंट कम है। तो सॉइल से जो वाटर है वो रूट सेल के अंदर जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, सॉइल से रूट्स में जा रहे हैं और कोई मेम्ब्रेन तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो तो कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन कर रहे होते हैं, और ट्रांसपिरेशन की वजह से वो जो लीव्स है वहाँ पे या फिर जो पूरा प्लांट है वहाँ क्या होता है, वाटर का डेफिशिएंसी हो जाता है। तो इस डेफिशिएंसी की वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ पे वर्क करेगा, जो क्या करेगा कि वाटर जो रूट्स एब्जॉर्ब किया था उसको प्लांट्स में अपवर्ड मूवमेंट कराएगा। और ये जो अपवर्ड मूवमेंट है वो भी जाइलम के थ्रू ही होता है। इस वाटर की लिफ्टिंग के लिए जो प्लांट्स हैं उनको यही ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो हेल्प कर रहा है। और जो फ्लोएम है वो मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं और उसका काम है शुगर, अमीनो एसिड, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराना। अब फ्लोएम जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक्सपेंस नहीं होता है, क्योंकि इसका जो फ्लो है वो हमेशा ग्रेविटी के टूवर्ड्स रहता है, और ग्रेविटी के साइड अगर मूव हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे नीचे जो फिगर दिया है उसमें डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में कैसे वेस्कुलर टिश्यूज़ का लोकेशन रहता है वो दिखा रहा है। डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में हम लोग देखे थे ना कि जाइलम और फ्लोएम ये कहाँ दिख रहा है, पेरिफेरीज में दिख रहा है। तो यही था अरेंजमेंट उसका। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट इन प्लांट में।
प्लांट में जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस होते हैं वो सारे तो यूटिलाइज हो जाते हैं, लेकिन अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो अब किस तरीके से यहाँ से एक्सक्रीट होगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो गैस है वो एनिमल्स जो है या फिर वो एनिमल्स या फिर लिविंग बींग्स जो है वो बाहर निकाल देते हैं, और इसी गैस को प्लांट जो है वो यूटिलाइज भी करते हैं। यूटिलाइज करते हैं कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में, दिन के वक्त। लेकिन वहीं पे जो प्लांट्स हैं वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया वेस्ट रिमूवल का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज। नेक्स्ट वहीं पे ऑक्सीजन जो है वो लोग डे टाइम में जो रिलीज कर रहे होते हैं वो प्लांट जो है वो नाइट में उसको यूज़ भी करते हैं, ये भी चीज़ दिया है। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन जो है उस प्रोसेस से वो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो ज़्यादातर वाटर जो उन लोग अननेसेसरी वाटर जो एब्जॉर्ब कर लिए थे उसको वो लोग रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस हो गया वेस्ट रिमूवल का। साथ ही में कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में बन जाते हैं प्लांट्स के, वो भी ट्रांसपीरेशन में ही रिलीज़ हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो कि वेस्ट फॉर्म में है वो सारे स्टोर हो जाते हैं डेड टिश्यूज़ में। प्लांट्स के जो सारे डेड टिश्यू हैं वहाँ पे। अब ये जो डेड टिश्यूज़ हैं वो क्या है? लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, बाक है, जो कि बाद में फॉल हो जाता है, जो लीव्स येलो येलो होकर के फॉल होते रहते हैं। तो उन सब में ये जो प्लांट है उनका वेस्ट ही वहाँ पे स्टोर्ड रहता है। अब कुछ सॉल्ट्स हैं वो भी सारे इन डेड टिश्यू में स्टोर्ड रहते हैं। और वहीं पे यूजुअली जो सेल वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं ना, इन्हीं वैक्यूल्स में वो स्टोर हो जाता है, और वो सब प्लांट बॉडी से बाहर आ जाता है। और जो वाटरी प्लांट्स हैं वो तो डायरेक्टली वाटर में ही ये सारे वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये है वेस्ट रिमूवल सिस्टम प्लांट्स का। यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट टाइप दिया है कि बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि लेटेक्स, गम्स, रेजिन्स, टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, ये सारे जो हैं वो प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इन्हीं का ही यूज़ हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि जो रबर प्लांट है उसमें से जो लेटेक्स निकलता है उसका यूज़ करके रबर बनाया जाता है। और मैंग्रोव्स जो है वो एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स है जो कि सॉल्टी मार्शेस में मिलते हैं। मार्श यानी कि दलदली वाला एरिया, तो वहाँ पे वो मिलते हैं, और वो भी कैसा है? सॉल्टी है। यहाँ पे एक्सेस ऑफ सॉल्ट सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। तो इस सॉल्ट को ये जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इनका लीफ का जो बेस होता है वहाँ से इस सॉल्ट को वो लोग रिमूव करते हैं। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक दिया है, क्योंकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो तो सिंगल सेल होता है, उसमें उसी एक सिंगल सेल का एनवायरनमेंट के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है। उसी सेल के थ्रू वो लोग सारे गैसेस भी एक्सचेंज करते हैं, फूड भी एक्सचेंज करते हैं, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो भी डायरेक्टली रिमूव कर पाते हैं। तो यानी कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उन सब में ये सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है। जैसे यहाँ पे अमीबा का एग्जांपल दिया हुआ है, सिंगल सेल है और बीच में न्यूक्लियस है, बस इसी सेल से ही वो लोग फूड भी इनटेक करते हैं और जो वेस्ट होता है वो भी रिमूव करते हैं। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ लेसन 7। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग पूरे लेसन में पढ़े, जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डाइजेस्टिव ट्यूब और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो माउथ, फेरिनिक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारी चीज़ कंपोज करता है। जो फूड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, और जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस में रिलीज होता है, और ये एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है, यानी कि प्लांट्स इस एनर्जी को सारे प्रोसेस में यूज़ करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म आप याद कर लेना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो, उसमें किडनी प्रेजेंट होता है एक पेयर में, एक पेयर यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। और जो किडनी है उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो हम लोग लेसन पढ़े थे, जब वीडियो देखे थे उसमें था। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, उसमें मेनली ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो आर्टरीज और वीन्स रहते हैं। जो आर्टरी हैं वो ब्लड कहाँ कैरी करते हैं? अवे फ्रॉम द हार्ट। और वीन्स कहाँ कैरी करते हैं? टूवर्ड्स द हार्ट। जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर होते हैं, सिंथेसाइज करते हैं कार्बन कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज, शुगर और स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और मैक्सिमम जो भी लिविंग वर्ल्ड है वो इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है वो मेनली वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के, और ये प्लांट के हर एक पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि स्टेम में, रूट में, लीफ में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, सभी जगह पे। कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स जो है वो फॉलिंग लीव्स या फ्लावर्स में एक्सपेल कर देता है, और वहीं पे कुछ जो है वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं, और प्लांट बॉडी में वो टाइम टू टाइम वो उस चीज़ को एक्सपेल करते रहता है। और जो गैसियस एक्सचेंज है वो ज़्यादातर की स्टोमेटा और लूज टिश्यूज़ जो होते हैं प्लांट्स के, उनके थ्रू होता है। अब यहाँ तक ये पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।